इन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के अपना का यूपी ट्रिपल एस सी पेट का मॉडल पेपर। तो आप सभी लोग पेन पेपर लेकर बैठ जाइएगा और अपनी तैयारियों को जांचिएगा। बाकी देखिएगा, जो लोग भी अभी तक नहीं आ पाए हैं तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग, आप लोगों के जो भी मित्र हैं, एग्जैक्ट टाइम 10 बजे जो है वो आ जाएँ, ठीक है, लेट मत हो। तो आप लोग एक बार मैसेज कर दीजिएगा, 10 सेकेंड है आप लोगों के पास में, आराम से मैसेज वगैरह कर दीजिएगा, फिर हम लोग क्लास जो है अपनी शुरू करते हैं। भाई देखिए, सब लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि फूलों का गुच्छा किसका काव्य संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो फूलों का गुच्छा किसका काव्य संग्रह है? पहले प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो पहले प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो फूलों का गुच्छा जो है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है। किसकी? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है। अगला प्रश्न है कि स्वागत में कौन सी संधि है? वृद्धि है, गुण है, यण है या दीर्घ है? तो बताइएगा, जो स्वागत शब्द है इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, गुण संधि है, यण संधि है या दीर्घ संधि है? तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा इसका यण संधि है। कौन सी है? यण संधि है। तो स्वागत में जो है वो यण संधि का उदाहरण है। तो दूसरे प्रश्न का सी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि बिडोजा का पर्यायवाची शब्द है नक्षत्र, अप्सरा, इंद्र और पत्थर। तो बताइएगा, बिडोजा किसका पर्यायवाची शब्द है? नक्षत्र का है, अप्सरा का है, इंद्र का है या पत्थर का है? तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो बिडोजा जो है वो किसका हो जाएगा पर्यायवाची? सही आंसर बताइएगा। तो बिडोजा आपका इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका? इंद्र का पर्यायवाची होता है बिडोजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है इज्जत बच जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, संपत्ति का बचा रह जाना या शत्रु से मुकाबला करना। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चौथे प्रश्न का सही आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सही आंसर आपका क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। खेत रहना जो मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? तो हो जाता है वीर गति को प्राप्त हो जाना। क्या हो जाएगा? वीर गति को प्राप्त हो जाना। तो चौथे प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? अधिनियम, अधियाचना, अधिसूचना या अध्यादेश? तो बताइएगा कि राज्य के द्वारा जो सरकारी आदेश निकाला जाता है उसको क्या कहा जाता है? अधिनियम कहा जाता है, अधियाचना कहा जाता है, अधिसूचना कहा जाता है या अध्यादेश कहा जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अध्यादेश हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कि राज्य के द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश जो होता है वो अध्यादेश कहलाता है। तो पांचवें प्रश्न का डी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं कि भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? भुवनेश्वर, भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद। तो बताइएगा कि भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है वो कहाँ स्थापित किया गया? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भुवनेश्वर में। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है वो भुवनेश्वर में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है कि हसन शेख मोहम्मद किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? मिस्र, बहरीन, सोमालिया या नाइजीरिया? तो बताइएगा, जो हसन शेख मोहम्मद हैं वो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? मिस्र, बहरीन, सोमालिया या नाइजीरिया? सही आंसर आप लोगों को सातवें प्रश्न का क्या होना चाहिए, जल्दी से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हसन शेख मोहम्मद जो हैं वो सोमालिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, तो सातवें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
कि जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य है? केरल, तमिलनाडु, गुजरात या महाराष्ट्र? तो बताइएगा, जीन बैंक परियोजना जो है स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल है, तमिलनाडु है, गुजरात है या महाराष्ट्र है? तो 8वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो 8वें प्रश्न का डी आंसर सही है। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, न्यूयॉर्क या पेरिस या इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि कहाँ पर है? यह हरियाणा के गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। खेल गए भाई आधे लोग। कि वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जसप्रीत बुमराह, रश्मिका मंदाना, रोहित शर्मा, नीरज चोपड़ा? तो बताइएगा कि वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जसप्रीत बुमराह है, रश्मिका मंदाना है, रोहित शर्मा है, नीरज चोपड़ा है? तो सही आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों का? कि वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जसप्रीत बुमराह है। कौन है? जसप्रीत बुमराह है। तो 10वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की जाती है, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि क्षेत्रफल समान रहे? तो बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। 11वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर आ जाना चाहिए अब तक। तो किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की जाती है, तो चौड़ाई में, देखो आयत का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है। चलिए कराएं, ध्यान दीजिएगा। 5 सेकेंड और है, आंसर निकाल दीजिएगा सभी लोग। देखिएगा, उसने कहा कि आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की जाती है, मतलब 100 थी और कितनी हो गई? 160 हो गई। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया? यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर ये 8 हो जाएगा। तो मतलब लंबाई पहले 5 थी, अब 8 हो गई, यही तो कह रहा है वो। तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल समान रहे? तो भैया क्षेत्रफल समान रहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कितनी कमी की जानी चाहिए? तो 8 और 5, क्योंकि ये 5 से 8 हो गया, तो भैया हमको वापस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? उल्टा कर देना पड़ेगा भाई, तभी तो कर पाओगे। तो अब देखिएगा, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, तभी तो क्षेत्रफल समान रहेगा। देखो भाई, क्षेत्रफल पुराना और नया एक बराबर आ गया, बताइएगा। पुराना और नया क्षेत्रफल एक बराबर आ गया, नहीं आ गया? अब समझिएगा कि हमको चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी है, तो कितने की करनी है भाई? 3 की। किस पर? इसमें बटा 8 गुणा 100। ठीक है, तो इसको काट दो ज़रा, तो ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा? 50। इसको काटोगे 2, ये आ जाएगा 25। तो 25 तियाँ 75, 75 बटा 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 37.5%। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 37.5%। फिर से समझ लीजिएगा कि ये थी आपकी क्या लंबाई? 100 थी, कितनी हो गई? 160। तो 0 से 0 काट दिया,
तो लंबाई कितनी थी, पहले 5 थी, अब 8 हो गई। तो चौड़ाई हमको क्या रखनी पड़ेगी, तो समझिएगा कि इनका क्षेत्रफल समान रहे। तो फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है क्षेत्रफल का फार्मूला। लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिएगा, तो हमको सेम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 8 और 5, तभी तो देखिएगा ये बराबर हो जाएंगे क्षेत्रफल में, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमको चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी है बताइएगा, 3 की, कितने पर, 8 पर, गुणा 100। तो 300/8 जब आप करोगे तो 37.5% आंसर आ जाएगा। अब इसको काट लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, वरना काट के देख लो। ये 4 हो गया, ये 50 हो गया, फिर इसको काटो तो ये 2 हो गया, ये 25 हो गया, 25 यहाँ 75, 75/2 मतलब 37.5%, ठीक है। तो 11वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 113 फैक्टोरियल, ठीक है, ये ऐसे लिखा है 113 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, ठीक है, या इस तरीके से भी लिख के आ जाए तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो इन 113 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या बताइएगा कितनी हो जाएगी। 12वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। जो 113 फैक्टोरियल हैं, इनके अंत में शून्यों की संख्या बताइएगा। तो 113 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या क्या है, जल्दी से। चलिए कराया जाए, उम्मीद कर रहे हैं आंसर आ जाना चाहिए अब तक तो 113 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, समझिएगा। जब भी सवाल ऐसा हो और हमको शून्य निकालने हो तो क्या करते हैं, 113 को आप 5 से भाग दो, ठीक है। तो 113 को जब आप 5 से भाग दोगे तो जितना भाजक आए, मतलब आप 113 को जब 5 से भाग दोगे तो 5 दूनी 10, 1 बचा, 3 उतारा, 5 दूनी 10, सॉरी 10, ठीक है, ये 3 बच गया। तो अब ये इससे छोटा हो गया तो हम ये ले लेंगे 22, ठीक है। और 22 अभी 5 से बड़ा है तो यहाँ पर कितना आया, 22 आया। और 22 अभी 5 से बड़ा है तो 22 को भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 22 को आप 5 से भाग दो तो 5 चौकू 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से स्पल, तो इससे तो मतलब ही नहीं है। तो ये कितना हो गया, 4। अब ये 4 5 से छोटा है तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 22, इन दोनों को जोड़ दो तो 26 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 26 शून्य हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं ये पढ़ा चुका हूँ, फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार और समझ लीजिएगा। देखिएगा 113 है, तो 113 को जब आप 5 से भाग दोगे, ठीक है, तो आपका जो भी जिसमें आप भाग दोगे तो वो कितना आ जाएगा, 113 को जब आप 5 से भाग दोगे तो 22 बचेगा। अब 22 5 से बड़ा है तो इस 22 को भी 5 से भाग दो, मतलब हम तब तक भाग दे देते हैं जब तक ये 5 से छोटा ना आ जाए। तो जब आप इसको भाग दोगे तो 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4। अब 4 5 से छोटा है तो शून्य कितने हो जाएंगे, 22 और 4 26, इतने शून्य हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे मेरा एक प्रश्न आपसे खुद से है कि 0.123 को साधारण भिन्न में बदलो, इसका आंसर निकाल के दिखाइएगा। को साधारण भिन्न में बदलिए, आंसर क्या होना चाहिए।
आंसर आ जाना चाहिए। कितना आ जाएगा? तो देखिएगा, जब ऐसा सवाल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जिनके ऊपर ये बार लगा होता है वो पूरी संख्या लिखते हैं, और जितने संख्या के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लिख देते हैं। तो कितने संख्या के ऊपर बार है? 1 2 3, तो 3 संख्याओं के ऊपर बार है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 123/999, ये हो जाएगा इसका भिन्न में। ठीक है, एक प्रश्न आपको इस टाइप का भी देखने को मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 123/999 आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग, चलिए अगला प्रश्न है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ये वाला प्रश्न है, आप लोगों को बताइएगा। ठीक है, कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तब निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। आराम से पढ़ लीजिएगा सवाल को, फिर आंसर करिएगा। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, कल जो है 5:15 पर आप लोगों के लिए पॉलिटी की एक मैराथन क्लास होगी। उसमें पूरी मैं आपकी पॉलिटी एक ही बार में कवर करा दूंगा। हालांकि होनी आज थी, लेकिन नहीं करा पाए, तो आप लोगों की वो कल मैं क्लास जो है वो कंप्लीट करा दूंगा। चलिए कराया जाए क्या? आंसर आ जाना चाहिए था। देखिएगा, उसने कहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। तो 5 संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। तो कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। ठीक है, जो 5 संख्याएं हैं उनका औसत अगर 27 है तो भाई मतलब क्या हुआ? 27 27 27 27 की 5 संख्याएं हैं, तो डायरेक्ट हम गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा? 135 आ जाएगा। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए। अब उसने क्या किया कि एक संख्या निकाल दी, तो संख्या कितनी रह गई? 4। कितनी रह गई? ये नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, संख्या कितनी रह गई? अगर उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो संख्या कितनी रह गई? 4। और उसने कहा कि तो औसत में 2 की कमी आ जाएगी। तो औसत पहले 27 था, अब कितना रह गया? 2 की कमी आने के बाद में कितना रह जाएगा? 25। तो 25 चौका 100। तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया पहले 135 थी, अब 100 रह गई है, तो कितनी निकाल दी गई है? 135 से 100 का अंतर, तो 35। कितना हो जाएगा? 35। तो सही आंसर आप लोगों का इसमें 35 हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, अगर किसी को कोई डाउट हो, ना समझ में आया हो तो देखिएगा। 5 संख्याओं का औसत 27 है। तो 5 संख्याएं हैं, उनका औसत 27 है, तो टोटल औसत कितना हो गया? 135। फिर उसने कहा एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत की। तो अगर हमने एक संख्या निकाल दी, कितनी? एक संख्या हमने निकाल दी। ठीक है, तो संख्या कितनी बची? 4। और औसत में 2 की कमी आ गई, तो कितनी बची? 25। तो अब औसत कितना हो गया? 100। तो उसने कहा निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया पहले 135 थी एक संख्या, अब 100 रह गई है, तो कितना निकाल दिया हमने? 35 निकाल दिया। तो सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न आज थोड़े कम है, मैंने सोचा था कि प्रश्न थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देंगे, लेकिन थोड़ा इतनी प्रैक्टिस करिएगा, काफ़ी है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है
कि 2, 15, 41, 80 दिख रहा होगा हमारी समझ से। 2, 15, 41, 80, ठीक है। तो अगली संख्या बतानी है। एक ऑप्शन डी भी है 132, ठीक है। तो मैं लेकिन जूम यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तो आप लोग पहले पैटर्न ही फॉलो कर लो, आंसर बाद में बता देना जो भी पैटर्न हो। डी ऑप्शन यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हम, 132 है, ठीक है, अपना देख लेना। तो 2, 15, 41, 80। 2, 15, 41, 80, इसका जो है अगला नंबर यहाँ पर क्या आएगा? रीजनिंग का क्वेश्चन है, बताइएगा। सही आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों का? पकड़ लिए होंगे पैटर्न अब तो। चलिए कराया जाए, देखिएगा। कि 2, 15, 41, 80। 2, 15, 41 और 80। तो देखो 2 से 15 का गैप कितना है? दूसरा पेन ले लेते हैं, 13 है, ठीक है। 15 से 41 का कितना है? 26 है। इससे कितना है? 80 से, तो ये 9 बचा, ये 39। अब क्या पैटर्न दिख रहा? पैटर्न कोई दिखा? नहीं दिखा। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो अब क्या आना चाहिए? 13 चक्कू 52। अब आप 80 में 52 को जोड़ दो, तो 80 में जब 52 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2, 8, 5, 13, 132। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 132 आंसर आ जाएगा इसका, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। जिनका 132 आ रहा हो आंसर, उनका सबका आंसर सही है, ठीक है। 2, 15, 41, 80 जो है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 132 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि यम पी का पुत्र है, ठीक है। यम जो है वो पी का पुत्र है, क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति है। तो यम का ओ से क्या संबंध है? बताइएगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और आप सभी लोग बताइएगा। चलिए आगे बढ़ें, बताइएगा। आगे होगा, देखिएगा। यम जो है वो पी का पुत्र है, तो पी का पुत्र कौन हो गया? यम हो गया, तो ये बेटा हो गया, ठीक है। फिर क्यू ओ की पोती है, तो भाई क्यू जो है वो ओ की पोती है और जो पी का पति है। अच्छा, तो क्यू जो है वो पी का पति है, तो मतलब ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गई। तो इसका मतलब ये इसकी बेटी कौन हुई जाके? ये ओ हुई जाके, तभी तो भाई ये इसकी पोती होगी, ठीक है। तो यम का ओ से क्या संबंध है? तो भाई यम ओ का क्या है? पिता है। सॉरी, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा गलत हो गया। यम पी का पुत्र है, ठीक है भाई। पी का पुत्र कौन हो गया? यम हो गया।
फिर क्यू ओ की पोती है, तो क्यू पोती है ना कि ओ, और ओ जो है वो पी का पति है, तो भाई ओ पति हो गया, ये पत्नी हो गई, ये इसकी कौन हो गई, बेटी हो गई। ठीक है, तो अब बताइएगा जो यम है, यम का ओ से क्या संबंध है, इनका संबंध बताना है। तो ये ओ का क्या हो गया, यम ओ का क्या हो गया, पुत्र हो गया। क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यम जो है वो ओ का पुत्र हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि वास्तविक समय 12:30 हो रहे हैं तो इस स्थिति में प्रतिबिंबित समय क्या होगा, बताइएगा। दर्पण इमेज का क्वेश्चन है कि यदि वास्तविक समय 12:30 हो रहा है तो इस स्थिति में प्रतिबिंबित समय क्या होगा। 20 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइएगा। गलत आंसर नहीं होना चाहिए। उम्मीद कर रहे हैं कि आंसर आ गया होगा। चलिए देखते हैं। जब देखो मैंने बताया था कि जब दर्पण इमेज देखनी हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो 11:60 से माइनस करते हैं या 23:60 से माइनस करते हैं। अब भाई 11:60 से तो ये बड़ा हो गया, 12 बड़ा है ना, तो हम किससे माइनस कर देंगे, 23:60 से। ठीक है, कितना, 12:30, तो कितना बचा, 30, 3 में से 2 गया 1, 1, तो 11:30 आंसर है। ये लो बी ऑप्शन। ठीक है, जिसका गलत है वो सुधार करे। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 11:30। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिएगा, पहले तो इसमें समझिएगा कि अगले शैक्षणिक वर्ष से छात्रों के पास अपने स्कूल के प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए गणित और विज्ञान छोड़ने का विकल्प होगा। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकल सकते हैं, फिर से कथन समझिएगा। अब इसमें आपको बाद में मैंने आज ऑप्शन नहीं दिए हैं, आपको बताना है कि एक सही है, दोनों सही हैं, या एक भी नहीं सही है, या दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो अगले शैक्षणिक वर्ष से मतलब इससे नहीं, जो अगला शैक्षणिक वर्ष होगा उसमें छात्रों के पास अपने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए गणित और विज्ञान छोड़ने का विकल्प होगा। ठीक है, अब वो क्या कर सकते हैं, मान लिया कि गणित और विज्ञान में कमज़ोर हैं तो वो छोड़ सकते हैं उसको। ठीक है, तो विज्ञान और गणित में कमज़ोर छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। पूर्व के छात्रों के पास इन विषयों के बिना अपनी शिक्षा जारी रखने का विकल्प नहीं था। अब बताइएगा क्या निष्कर्ष हो सकता है। चलिए कराएं, अब तक तो आ गया होगा। देखिएगा, समझिए, उसने कहा है कि ये तो आपने पढ़ लिया कथन कि विज्ञान और गणित में कमज़ोर छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि गणित और विज्ञान छोड़ने का भी विकल्प होगा, लेकिन अगर कोई कमज़ोर छात्र है तो वो भी आ सकता है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि गणित और विज्ञान हमारे स्कूल से ख़त्म हो जाएगा। तो पहले वाला भी सही है, पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो वो छोड़ सकता है, मान लिया अगर किसी की रुचि नहीं है तब भी छोड़ सकता है, लेकिन अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो वो प्रवेश ले सकता है हमारे स्कूल में, ऐसा नहीं है। फिर है कि पूर्व के छात्रों के पास इन विषयों के बिना अपनी शिक्षा जारी रखने का विकल्प नहीं था। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बात जो है अगले शैक्षणिक वर्ष से लागू होगी। किससे लागू होगी, अगले शैक्षणिक वर्ष से लागू होगी, ना कि इसी शैक्षणिक वर्ष से। तो ये भी बात सही है। तो आपसे क्या कहा है कि कौन से कथन सही हैं, तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों फॉलो करते हैं। ठीक है, दोनों ही सही हो जाएंगे, दोनों ही फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला समझिएगा कि प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ठीक है, गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों को छोड़कर अन्य सभी को विकास के फलों का लाभ मिला है। समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अतीत में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। तो बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए, कौन से निष्कर्ष जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं। चलिए आ गया होगा आंसर, समझिएगा कि प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, क्या कहा भाई, कि उनकी सरकार गरीब और कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। भाई हर कोई अपना भाषण दे के जाता है। फिर लिखा है कि गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों को छोड़कर अन्य सभी को विकास के फलों का लाभ मिला है। क्या भाई इस वाक्यांश में कहीं ये बात मेंशन है कि अन्य सभी को लाभ मिला है? उसने अगर बात की है कृषकों की, तो यहाँ पर हमको गरीब किसान और कृषि तो ही लेने हैं, अन्य को लाभ मिला या नहीं मिला हमें उससे क्या मतलब है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर अगला है कि समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अतीत में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। भाई क्या लिखा है यहाँ पर कि अतीत में कुछ किया गया नहीं किया गया? भाई आप बताइएगा क्या कथन में ये चीज़ लिखी है? बताइएगा कि किसी भी की गंभीर मतलब आप बताइए कथन में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि अतीत में समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए कोई गंभीर प्रयास किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। ठीक है, कहीं लिखा है तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या सही हो जाएगा कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ना तो प्रथम ना तो द्वितीय, ठीक है, एक भी फॉलो नहीं करते हैं। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को आज के ये प्रश्न समझ में आए होंगे। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को प्रश्नों का स्तर कैसा लग रहा है और आप लोगों के आज कितने प्रश्न लगभग सही हुए हैं। बताइएगा कितने प्रश्न आप लोगों के सही हुए हैं। बाकी कल देखिएगा, कल जो है वो 5:15 पर आप लोगों के लिए पॉलिटी की मैराथन क्लास होगी। तो सभी लोग उससे जुड़ना ना मत भूलिएगा। एक ही क्लास में आपकी पॉलिटी ख़त्म और रात के 10 बजे आप लोगों का यही प्रैक्टिस सेट होगा। तो आप सभी लोग इससे जुड़ना मत भूलिएगा। बाकी जो है ये वाला आंकड़ा आप लोग जल्दी से पूर्ण करा दीजिएगा। इस समय आप लोग कतई 0 नंबर पे शेयर कर रहे हैं वीडियो वगैरह को, तो थोड़ा सा सहयोग करिएगा। कल कम से कम हम लोग यहाँ तक तो पहुँचें। ठीक है, लगभग 40-45 सब्सक्राइबर जो कम है 55, वो लोग तो आप लोग पूरा करा ही सकते हैं। इतना तो थोड़ा बहुत तो मेहनत करिएगा। बाकी मिलते हैं कल हम लोग शाम को 5:15 वाली क्लास में। हाँ, अगर आप लोगों को अगर मैथ की अलग से कोई क्लास चाहिए है, ठीक है, तो आप लोग हमको बता दीजिएगा। जितने भी चैप्टर हैं मैथ में मैं कोशिश करूँगा एक दिन लगभग 30 मतलब 10 क्वेश्चन की रोज़ एक वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँ, मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल शाम को 5:15 वाली क्लास में। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद।